फर्ज कीजिए आप एक ऐसे देश में रहते हो जहां पर 1 किलो सब्जी लाखों की मिलती है, इंटरनेट पूरे देश में बंद हो और जहां तहां आगजनी और दंगे फैल रहे हैं। ईरान में अब ये सिर्फ फर्ज करने वाली बात नहीं बल्कि ईरान की कड़वी सच्चाई है। ईरान की जनता सड़कों पर क्यों उतर आई है, क्यों इतनी आक्रोशित है कि गोलियां खाकर भी प्रदर्शन कर रही है। भारत के दूरस्थ पड़ोसी ईरान में जोरदार प्रदर्शन चल रहे हैं सत्ता और तानाशाही के विरोध में। ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुए यह प्रोटेस्ट देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गए और आगजनी भी हुई। ईरान की तानाशाही ने इन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की और तमाम तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद यह प्रोटेस्ट आज भी जारी है। हद तो तब हो गई कि ईरान की पुलिस ने कम से कम 65 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ईरान की जनता सड़कों पर क्यों उतर आई? क्यों वहां के लोग गोलियां खाकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं? और इन प्रदर्शनों और ईरान की गिरती हुई इकोनॉमी का पेट्रोलियम के साथ क्या कनेक्शन है? और इस आग में पानी ने अपना रोल कैसे निभाया है? इन प्रदर्शनों की शुरुआत हुई व्यापारियों के द्वारा, क्योंकि इन व्यापारियों का तो हिसाब किताब ही गड़बड़ा गया। अब जिस देश में इन्फ्लेशन 50% पर चला जाए तो वहां का व्यापारी करेगा क्या? पिछले साल तक जहां पर यदि मान लीजिए आटा 50 रुपए किलो मिल रहा हो, वह अचानक से 75 हो जाए। जहां पर मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की मिलती हो, अब 150 की हो जाए, तो व्यापारी को समझ कैसे आएगा कि क्या रखें, क्या खरीदें, क्या बेचें? बड़ा मुश्किल है। इसी बेतहाशा महंगाई के कारण व्यापारियों के इस आंदोलन को आम लोगों का समर्थन मिल गया। ईरान की सरकार इनको कुचलने का भरपूर प्रयत्न करती रही, क्योंकि यह प्रदर्शन कहीं कहीं न्याय व्यवस्था में भी समस्या पैदा कर रहे थे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ईरान में इन्फ्लेशन इतना हाई क्यों हो गया? क्यों वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी? इन्फ्लेशन तभी हाई होता है जब करेंसी की वैल्यू गिरती है, जब आमदनी के मुकाबले खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार बेतहाशा नोट छापना चालू करती है और इस वजह से उन नोटों की वैल्यू कम होती है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जानकार लोग इतना तो जानते ही होंगे कि ईरान विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादकों में से एक है, अर्थात वहां पेट्रोलियम एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है। लेकिन ईरान दुनिया के तीसरे नंबर का पेट्रोलियम उत्पादक है और दूसरे नंबर का गैस उत्पादक। फिर भी ईरान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। सन 2013 तक ईरान के कुल जीडीपी का 25% पेट्रोलियम से आता था। ईरान की सरकार का कुल खर्च का आधा पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से पूरा होता था, मगर सबसे पहले तो अमेरिका ने अपने ही देश की कंपनियों को ईरान में काम करने या ईरान से व्यापार करने से रोका। लेकिन 1996 के बाद जब सोवियत संघ पूरी तरह से खत्म हुआ तो अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान के तेल की नाकाबंदी शुरू कर दी। ईरान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री में नई कंपनियां, नई टेक्नोलॉजी आना बंद हो गई और आज यह स्थिति है कि नई टेक्नोलॉजी के अभाव में ईरान का प्रोडक्शन काफी कम है। दूसरी तरफ ईरान के कठमुल्लाओं की कट्टरपंथी सरकार ने अनेक खर्च ऐसे किए हैं जिनसे कि ईरान की आम जनता या ईरान की अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं हुआ, जैसे कि जरूरत से बड़ी आर्मी खड़ी करना, दुनिया में आतंकवाद को फैलाना, चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह या फिर यमन के लड़ाके। इन सारे आतंकवादी संगठनों को हेल्प करने का ईरान का उद्देश्य इस्लामी कट्टरपंथ को फैलाना तो था ही, अपने पड़ोसी सऊदी अरब से कंपटीशन करना भी था। ईरान और सऊदी अरब दोनों पड़ोसी नहीं लेकिन मुस्लिम देश हैं जो मुसलमानों के चौधरी होने का दावा करते हैं। इसलिए बढ़ चढ़कर इस्लामी कट्टरपंथ को दुनिया में बढ़ाने के अपने अपने तरीके आजमाते रहते हैं। ईरान ने जहां सीधे तौर पर हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को संरक्षण और हथियार दिए, तो सऊदी अरब ने दुनिया भर में कट्टरपंथी मदरसे फैलाए।
फिर से मूल विषय पर लौटते हुए, ईरान के पेट्रोलियम पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाए हुए हैं और इसके कारण उनका पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा, बल्कि जितना उत्पादन हो भी रहा है वह भी बाजार से कम कीमत पर बेचने को मजबूर है। चीन जैसे कुछ देश जो अमेरिकी दादागिरी में नहीं आते, ईरान का तेल दबी हुई कीमतों पर खरीदते हैं। ईरान के ऊपर सबसे पहले पेट्रोलियम सैंक्शंस 1979 में लगे, जब ईरान ने अमेरिका के कई नागरिकों को बंदी बना लिया। इसके बाद प्रतिबंधों में कभी ढील तो कभी कसावट आती रही। परिणाम स्वरूप ईरान की मुद्रा रियाल का मूल्य गिरता ही रहा। आज की तारीख में $1 12 लाख ईरानी रियाल के बराबर है। मतलब बिना अतिशयोक्ति किए यह कहा जा सकता है कि अगर आपकी जेब में $1 है तो आप बोरी भर के रियाल खरीद सकते हो। और इस मुद्रास्फीति का कारण हम आपको बता ही चुके हैं कि अपने बढ़ते हुए व्यापार के घाटे को पाटने के लिए ईरान की सरकार नोट छापती रही और कीमतों और उनकी कीमत गिरती रही। अब कंगाली में आटा गीला तब हुआ जब पिछले 5 वर्षों में वहां की बारिश बिलो एवरेज रही। ईरान के बड़े बड़े डैम्स उनकी कैपेसिटी के 10 से 11% पर ही काम कर रहे हैं। नुकसान तो तब बढ़ गया जब अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में डैम बनाना शुरू किए और वहां पर डैम बनाने के चलते जो पानी कभी अफगानिस्तान से ईरान में आता था, अब अफगानिस्तान में ही घूमता रहा और ईरान में पानी की मात्रा घटती चली गई। ईरान की सरकार यदि शहरों को पानी नहीं देगी तो शहरों में असंतोष फैलेगा और यदि किसानों को पानी नहीं देगी तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। वैसे तो ईरान परंपरा से बहुत ही कम वर्षा क्षेत्र रहा है, लेकिन ईरान में ही भूमिगत जल के बड़े ही अच्छे उपयोग करने की टेक्नोलॉजी कनात का विकास हुआ। यह लगभग 3000 साल पहले हुआ था। इस टाइम टेस्टेड पारंपरिक सिस्टम को सुदृढ़ करने के बजाय ईरान की सरकार ने भूमिगत जल के दोहन या शोषण का रास्ता अपनाया और कनात सिस्टम की एफिशिएंसी खत्म हो गई। परिस्थिति इतनी गंभीर है कि राजधानी को शिफ्ट करना अब ऑप्शन नहीं, अनिवार्यता बन गया है। लेकिन यह भी बहुत खर्चीला काम है और इसीलिए सरकार इसको करने से बच रही है। सिचुएशन इस मोड़ पर जरूर आ गई है कि ईरान की सरकार अब भविष्य में हथियारों पर, आर्मी पर और पड़ोस के देशों के आतंकवादी संगठनों पर अनाप शनाप खर्च नहीं कर पाएगी। प्रदर्शनकारी जनता का भी यह कहना है कि पूरी दुनिया के चौधरी बनने के बजाय ईरान की सरकार जनता की भलाई पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर हो।